हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल स्पेशल। और ये भूगोल की एकदम शुरू से क्लास है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसे आप लोग पूरी तरह से नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि जो क्लासेज आप पेड क्लासेज में पढ़ेंगे आप सभी लोग यहाँ पर फ्री है, तो इसका फ़ायदा लीजिए। और बहुत सारे बच्चों का हमारे चैनल पे कमेंट भी था कि सर हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि हम लोग जो है पेड क्लासेस ले सके, तो उसके लिए हमारे यहाँ से पूरी तरह से ज्योग्राफी की क्लासेस सभी फ्री हैं और पूरा एकदम सीरियल बाई टॉपिक से आपको मिलेगी। ऐसे ही आपका जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो एक बार आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनके पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि वो क्लासेज को खरीद सके आपका। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपका एक बार आप लोग शेयर करिए और एक जोश के साथ जो है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी की तरफ बढ़िए। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आपका कि भूगोल। आइए हम लोग देखते हैं। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें एक शब्द आप लोग देखेंगे यहाँ पे जियो, और इसमें दूसरा शब्द आपको मिलेगा ग्राफी आपका। ठीक है ना, तो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ भूगोल यहाँ देखेंगे आप। अब एक सवाल पूछता है कि जो जियोग्राफी शब्द है आपका ना, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों यानी कि जियो और ग्राफी। अब एक सवाल आपसे पूछा जाए कि ये जियो और ग्राफी ये दोनों शब्द जो हैं ये किस भाषा के शब्द हैं, तो आप जवाब में क्या देंगे? ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे आपका। ठीक है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। यहाँ पे आप लोग देखिए, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वह विषय जो पृथ्वी का अध्ययन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं आपका। ठीक है, तो इसे नोट करिए। चलिए अगला पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे कि प्राचीन भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज है आपके। ये इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बनेगा आप लोगों के लिए, पूछ सकते हैं आपसे कि प्राचीन भूगोल के पिता कौन है, तो इरेटोस्थनीज आप ट्रिक लगाएंगे। नेक्स्ट अगला है कि आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जी हैं। इनको आप नोट कर लेंगे। अगले पॉइंट पर देखिए, इरेटोस्थनीज द्वारा लिखी गई किताब जियोग्राफिया है और इसी से जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई। एक सवाल एक बार पूछा गया था कि ये जो जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई किताब से लिया गया, तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, इरेटोस्थनीज द्वारा लिखी गई किताब जियोग्राफिया से इसको लिया गया आपका। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन की तरफ आप बढ़िए। और अगला ये पॉइंट है आपका, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने कॉस्मोस नामक किताब लिखी थी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। पूछा गया था कि कॉस्मोस नामक किताब निम्नलिखित में से किसकी है, तो ध्यान रखिएगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की है आपका कॉस्मोस किताब आपका। ठीक है ना, तो अगला पॉइंट आप देखिए, भूगोल के जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है? भूगोल के जनक की उपमा हिकेटियस को प्रदान की गई। ठीक है, फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है आपका? हिकेटियस आपका। मानव भूगोल के पिता है फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है मानव भूगोल के पिता? फ्रेडरिक रेटजेल। याद भी करते चले आप लोग, मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेटजेल। सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने बनाया आपका। ठीक है ना, तो सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जी ने बनाया। भौतिक भूगोल का जनक हम लोग किसे कहते हैं? पोलिडोनियस को कहते हैं आपका। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है आपका पोलिडोनियस आपका। तो भौतिक भूगोल का जनक हम लोग किसे कहते हैं? पोलिडोनियस कहते हैं आपका। अगला पॉइंट आपका, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर आपका। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्लो ओ सावर। हाँ, एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, एक विशेष प्रश्नों की जो क्लासेज जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वो क्लास जो है 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़ जाइए, ताकि वो क्लास आपसे मिस ना हो। और बेल आइकन को आप लोग जरूर ऑन करेंगे, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके आपका। ठीक है, तो विश्व ग्लोब का निर्माता हम लोग किसे कहते हैं? मार्टिन बहेम को जो है ये विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत का मानचित्र किसने बनाया? तो एनविले ने सन 1752 ईस्वी में जो है आपका भारत का मानचित्र बनाया था, एनविले ने आपका। भारत के खोजकर्ता वास्को डी गामा 1948 में आपका। ठीक है ना, कहाँ के थे वास्को डी गामा? तो पुर्तगाल के आपके। ये चीज ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला है कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस सन 1492 ईस्वी में आपका। क्रिस्टोफर कोलंबस आपका। ठीक है ना, और ये स्पेन इटली के रहने वाले थे और उत्तरी अमेरिका
इसकी खोज किए थे, ये उत्तरी अमेरिका की खोज इन्होंने किया था आपका, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इसको परीक्षा में कई बार पूछा भी गया आपका। अगला है यहाँ पे सवाल आपका कि उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरे, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था आपका, तो रॉबर्ट पियरे ने किया था। ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1909 में आपका, ठीक है ना, रॉबर्ट पियरे। दक्षिणी ध्रुव एमंडसेन, दक्षिणी ध्रुव एमंडसेन 1911 में आपका, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप भूलेंगे नहीं क्योंकि परीक्षा में इनको कई बार देखा भी गया है। चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मेरे हिसाब से तो समथिंग हर एक परीक्षा में जो है सवाल पूछे जाते हैं आप सभी लोगों से, तो ये जरूर आप याद रखेंगे। और याद करने का तरीका ये है कि इसे लिख करके कहीं जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे इसको लिख करके पेज पर चिपका देंगे, जिससे आप रोज रोज इसको देखें और ये याद हो जाए जल्दी से आपका। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हिंडनबर्ग रेखा, सवाल पूछता है हिंडनबर्ग रेखा, यहाँ पे जो है बिंदी रहेगी आपका हिंडनबर्ग रेखा आपका, ठीक है ना। हिंडनबर्ग रेखा जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय तय जर्मनी और पोलैंड के मध्य आपका, किसके मध्य पूछता है आपसे, तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य में आपका, जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारित करती है। यह प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी आपका, ठीक है ना। तो जर्मनी की सेना जो यहीं से वापस लौटी, ये तो थोड़ा विशेष बात होगी आपका, बट आप सिर्फ इतना याद रखो जर्मनी और पोलैंड के मध्य में है आपका हिंडनबर्ग रेखा। अगला आपका मैनरहीन रेखा, ये सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में है, कहाँ पे आपका, सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में सीमा निर्धारण करती है आपका। अगला है आपका मैगिनाट रेखा। मैगिनाट रेखा की अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच में, किसके बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा निर्धारण करती है। जर्मनी के आक्रमण से बचने के लिए ये रेखा फ्रांस ने बनाई थी आपका, ठीक है। तो मैगिनाट रेखा किन दो देशों के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में आपका, ठीक है। अगला है आपका 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा की आप लोग बात करें तो ये किसके मध्य में, आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिण वियतनाम के बीच में आपका 17वीं समानांतर रेखा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 24वीं समानांतर रेखा, कक्ष के पास जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे क्या करता है, अस्वीकार करता है। तो इसे आप याद रखेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद कर लीजिएगा आप लोग। ये है 38वीं समानांतर रेखा, ये पेपर में पूछा गया आपका। 38वीं समानांतर रेखा की अगर बात करें तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य में आपका, ये रेखा कोरिया को दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग की गलती है। पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का व कनाडा की सीमा का निर्धारण करती है आपका, ये से ध्यान रखेंगे, अलास्का और कनाडा की सीमा का निर्धारण ये करती है। अगला है आपका 49वीं समानांतर रेखा, और 49वीं समानांतर रेखा की हम लोग बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में ये सीमा का निर्धारण करती है आपका, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ओडरनिसे रेखा। इसको भी पेपर में तो पूछा नहीं गया था अभी, बट आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे, ये बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर। ओडरनिसे रेखा की अगर बात करें तो पूर्व जर्मनी व पोलैंड के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करता है आपका। ये है सिगफ्रायड रेखा आपका। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी के बीच, जर्मनी की सीमा पर दीवारों मीनारों सैनिकों चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। आप याद रखिए फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर है आपका। चलिए अगला इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, और इसे परीक्षा में बहुत बार पूछा गया आपका, ड्यूरेंट रेखा कितनी लंबाई, 106 किलोमीटर आपका, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य, किसके मध्य, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है, ये चीज ध्यान में रखेंगे आपका। पूर्व भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य में थी, पूर्व भारत यानी कि जब पाकिस्तान बटा नहीं था तो पूर्व भारत, ठीक है ना, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य में उस समय थी आपका। सर मार्टिगर ड्यूरेंट ने ब्रिटेन द्वारा इसे 1996 में, ये ब्रिटेन के थे सर मार्टिगर ड्यूरेंट, और इन्हीं के द्वारा जो है 1896 में यह सीमा निर्धारित की गई थी आपका, जिसे अफगानिस्तान क्या करता है, नहीं मानता है, इसे स्वीकार नहीं करता है। अगला इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, ये जाना जरूरी है आपको और इसे भूलिएगा मत आप लोग, 1120 किलोमीटर आपका मैकमोहन रेखा। 1914 में सर मैकमोहन ने भारत चीन सीमा को एक समझौते के तहत निर्धारित किया था। इस रेखा को चीन समय समय पर क्या करता है, अस्वीकार करता है आपका, यानी कि इस रेखा को चीन जो है समय समय पर मानता नहीं है आपका। और खास करके आप लोग ध्यान रखो किसके मध्य में, तो भारत और
चीन के मध्य में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। आपका पूछता है बस इतना कि जो है किसके मध्य में है, तो आप याद रखेंगे भारत और चीन के मध्य में है ये। अगला है रेड क्लिफ रेखा। अब रेड क्लिफ रेखा की अगर हम लोग बात करें तो ये रेड क्लिफ जो रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करती है, आपका रेड क्लिफ रेखा। आइए अब हम लोग ब्रह्मांड की बात कर लेते हैं। आपका ब्रह्मांड की अगर हम लोग बात करें तो आप जिसमें हैं, अगर हम लोग सीधे सीधे कहें तो ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा एक सेंस देगा आपको, जिसमें ये पूरा ग्रह तारे नक्षत्र सब उसी में समाहित हैं आपका। तो यहाँ पे देखिए आपका है कि सूक्ष्मतम अणुओं से मिलकर विशाल आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत हैं हम लोग अगर उसकी बात करें तो एक चीज ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे देखिए, ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख सिद्धांत आपका क्लॉडियस टॉलमी, ये 140 अगर हम लोग कहें तो 140 ईस्वी में इन्होंने कुछ बातें कही थी। क्लॉडियस टॉलमी द्वारा पृथ्वी केंद्रित संकल्पना दी गई। ये पूछता है कि पृथ्वी केंद्रित संकल्पना जो है वो किसके द्वारा दी गई, तो ध्यान रखिएगा क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा दी गई। और इस अवधारणा के अनुसार, अगर इस अवधारणा की हम लोग बात करें तो इसके अनुसार जो है पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य इसकी परिक्रमा करते हैं। यानी कि क्लॉडियस टॉलमी ने जो बात बताई थी, उन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी जो है वो मध्य में है, ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य और अन्य जो उसके चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए पृथ्वी मध्य में है और बाकी सभी क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। आपका ये बात किसने बताई थी, क्लॉडियस टॉलमी ने बताई थी। आपको किसमें बताई थी, तो पृथ्वी केंद्रित संकल्पना में बताई थी। अगला एक साइंटिस्ट आया, अगले भूगोलवेत्ता निकोलस कॉपरनिकस, पोलैंड के रहने वाले थे और ये 1543 ईस्वी में इसे गलत साबित कर दिया इन्होंने। देखिए यहाँ पे टॉलमी जी की बात को अगर किसी ने गलत किया तो किसने किया, आपका निकोलस कॉपरनिकस ने इनकी बात को क्या किया, गलत कर दिया। अब इसे सबसे पहले गलत साबित करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो निकोलस कॉपरनिकस ही हैं जो इसे गलत साबित करने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं आपका। ठीक है, ये इसी ध्यान रखेंगे। निकोलस कॉपरनिकस की हम लोग बातें कर लेते हैं। 1543 में इन्होंने सूर्य केंद्रित संकल्पना दी थी, यानी कि निकोलस कॉपरनिकस ने कौन संकल्पना दी, तो सूर्य केंद्रित संकल्पना दी इन्होंने, हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। इन्होंने पहली बार बताया कि सूर्य केंद्र में, सूर्य का टॉलमी जी ने क्या बताया, पृथ्वी केंद्र में है, और निकोलस जी ने ये बताया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सहित बाकी सभी ग्रह सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, न कि पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यानी कि निकोलस कॉपरनिकस ने यह कहा कि जितने भी ग्रह हैं पृथ्वी सहित वैसे भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो इसी ध्यान रखेंगे आपको। विलियम हर्शल ने क्या बात बताई 1805 ईस्वी में, इन्होंने दूरबीन की सहायता से जो है अंतरिक्ष का अध्ययन करके बताया कि सौर मंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। ठीक है, यानी कि सौर मंडल जो है आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। ये बात किसने बताई, विलियम हर्शल जी ने बताई। वाराहमिहिर भारत के भूगोलवेत्ता थे, साइंटिस्ट वाराहमिहिर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कॉपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यानी कि वाराहमिहिर ये जो हमारे देश के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बता दिया था, कॉपरनिकस से 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी जो है वो किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक भी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए, आपका किन्हीं दूसरे बच्चों की हेल्प तो हो जाए इससे। ठीक है, गैलीलियो ने क्या कहा था, 1609 ईस्वी में इन्होंने कहा था, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। अब सवाल पूछता है कि दूरबीन की सहायता से कौन ब्रह्मांड का अध्ययन किया था दूरबीन की सहायता से, तो आप ध्यान रखेंगे गैलीलियो ने किया था। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, इन ग्रहों के खोज करता है हम लोग गैलीलियो को मानते हैं। किसको मानते हैं, गैलीलियो। विलियम हर्शल ने अरुण ग्रह की खोज कब की थी, 13 मार्च 1781 में की थी और वरुण ग्रह की खोज जॉन गालेन ने 1946 में की थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अगर हम लोग सर्वाधिक मान्य सिद्धांत की बात करेंगे तो बिग बैंग सिद्धांत है आपका।
और बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करेंगे तो जॉर्ज लेमेंथियर। कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के रहने वाले थे। इनके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशाल काय अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। यानी कि एक विशाल ब्रह्मांड में लगभग जो है 15 अरब वर्ष पूर्व जो है एक विशाल काय अग्निपिंड था, ठीक है ना, जिसका जो भारी पदार्थों से निर्मित था और इसमें अचानक विस्फोट के कारण जो है पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे काले व उच्च घनत्व वाले पदार्थ निर्मित हुए तथा उनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का भी क्या हुआ? निर्माण हुआ आपका। यानी कि ब्रह्मांड की अगर आप लोग बात करें तो ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ? ब्रह्मांड में अगर हम लोग कहें तो आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था। अब बात ये होती है कि ये बात किसने बताई? तो ये बात हमें बिग बैंग सिद्धांत से प्राप्त होता है आपका, ठीक है। और उसमें विशालकाय पिंड में विस्फोट हुआ और उसी के विस्फोट के बाद जो है ब्रह्मांड में जितने भी चांद, तारे, सूर्य ग्रह, अन्य सभी खगोलीय पिंड, इसी से इनका निर्माण आपका हुआ है आपका। आगे की हम लोग बात करेंगे तो ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या कितनी है? 10 की घाते 11 गैलेक्सी हैं आपके ब्रह्मांड में आपका, ठीक है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग इतने तारे भी हैं आपका। यानी कि देखिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है आपका कि ब्रह्मांड में अगर हम लोग आकाशगंगाओं की बात करेंगे तो 10 की पावर 11 और इतने ही आकाशगंगाओं में तारे भी हैं। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाशगंगा लाइमन अल्फा ब्लॉब्स आपका सबसे बड़ी आकाशगंगा का नाम है। और आकाशगंगा हम लोग तारों के एक विशालकाय पुंज को कहते हैं आपका, ठीक है ना। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में धूल एवं गैस भी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, थोड़ा सा याद कर लेंगे इसको। आकाशगंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा के समीप की आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा, बेहद इंपॉर्टेंट आपका, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हमारी आकाशगंगा के समीप की आकाशगंगा कई बार पेपर में पूछा गया है, एंड्रोमेडा है आपका। और इसे हम लोग देवयानी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? देवयानी के नाम से भी जानते हैं आपका। एंड्रो की संरचना जो है मिल्की वे के समान है। मिल्की वे हम लोग किसे कहते हैं? तो जो हमारी ये गैलेक्सी है ना जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी है, उसका नाम क्या है? मिल्की वे है आपका, या इसे हम लोग दूध मेखला के नाम से भी जानते हैं। तो एंड्रोमेडा की संरचना हमारे ही गैलेक्सी के जैसा है। और अगर हम लोग बात करें हमारे गैलेक्सी का आकार कैसा, तो सर्पिलाकार है या तस्तरी नुमा है या स्पाइरल है आपका। तो ये ध्यान रखेंगे, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा की जैसी है और हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है, तस्तरी नुमा है। हमारी पृथ्वी दुग्ध मेखला नामक आकाशगंगा का एक भाग है आपका। हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में है? तो मंदाकिनी, आकाश या दुग्ध मेखला। यानी कि हम लोग अपनी आकाशगंगा किस नाम जानते हैं? मंदाकिनी, आकाश या दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। आकृति सर्पिलाकार या तस्तरी नुमा। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग क्या है? ये सवाल पूछता है। तो हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग जो है आपका वो ओरियन नेबुला है आपका। ओरियन नेबुला जो है वो शीतल और चमकीले तारों का क्या है? समूह है आपका। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाश यानी हमारे आकाश का सबसे चमकीला तारा की अगर हम लोग बात करेंगे तो साइरस या डॉग स्टार है आपका, हमारे आकाश गंगा का, ठीक है ना। सबसे चमकीला तारा आपका साइरस या डॉग स्टार। आकाश गंगा यहाँ पे रहेगा, आकाश गंगा इसको नोट करेंगे आप। हमारी आकाश गंगा का व्यास लगभग कितना है बताइए? हमारी आकाश गंगा का व्यास कितना है? यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, ये आकाश गंगा लिखेंगे, आकाश लिखा है तो यहाँ पे आकाश गंगा लिख लेंगे आप लोग। हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा सिरियस या डॉग स्टार या साइरस या डॉग स्टार। ये साइरस या डॉग स्टार के बारे में अगर हम लोग कुछ बात करते हैं, सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला है और 20 गुना अधिक चमकीला है आपका, यानी कि सूर्य से बड़ा है आपका। हमारी आकाश गंगा 1 लाख प्रकाश वर्ष इसका व्यास है आपका। साइरस या डॉग स्टार ये पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। कितना प्रकाश वर्ष? 9। ये परीक्षा में नहीं पूछने वाली चीज़ है, बस ये पूछेगा साइरस या डॉग स्टार के बारे में बताइए। तथा यह सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला है, 2 गुना द्रव्यमान वाला तारा है और 20 गुना अधिक चमकीला भी आपका। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, ये वाला भी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा, ध्यान रखिएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी किसके सबसे नज़दीकी तारा है आपका? तो सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा कितना दूरी पर है आपका? 4.42 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है आपका, ठीक है ना। साइरस या डॉग स्टार सौरमंडल से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारा दिशाओं को बताने वाला तारा है। ये सवाल पूछ सकता है आप बिहार वालों से और यूपी टेट वालों से भी इसको पूछा जाता है। दिशाओं को बताने वाला तारा है
यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है और इसी से रात में दिशाओं का ज्ञान करते हैं। तारों के नियमित स्पेक्ट्रम अर्थात तरंग के आधार पर तारों के रंग को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तारों के रंग को कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं? स्पेक्ट्रम के आधार पर जो तारों के रंगों को ज्ञात किया जाता है आपका। तारों के तापमान द्वारा उनकी आयु का अनुमान लगाया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, तारों के तापमान के द्वारा उसकी आयु का अनुमान लगाया जाता है आपका। ठीक है ना। नीले रंग के तारे का तापमान सर्वाधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, इस पॉइंट को तो जरूर नोट करना। नीले रंग के तारे का तापमान सर्वाधिक और लाल रंग के तारे का तापमान क्या होता है? सबसे कम होता है। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वह एक प्रकाश वर्ष कहलाता है आपका। अब बात होती है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। ये पावर में है आपका, 10 की पावर 12 किलोमीटर आपका। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष की गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड आपका। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई की बात करें अगर तो यह पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी है। खगोलीय इकाई बड़ी दूरियों को मापने के लिए ये इकाई है आपका। तो ये पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी है एक खगोलीय इकाई आपका। हाँ सॉरी, आपका खगोलीय इकाई जो है, अगर हम लोग इसकी बात करें, ये खगोलीय दूरी मापने के लिए नहीं है। बस इतना समझिए आप लोग कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी है आपका ना, उसे हम लोग खगोलीय इकाई के नाम से जानते हैं। ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है आपसे। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी को हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। इसका मान लगभग कितना होता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड या 14.96 करोड़ किलोमीटर। दोस्तों ये सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में इतना ही समय लगता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। 8 मिनट 16.6 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड पारसेक। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, जिसका मान लगभग कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ग्रहीय कक्षाओं के नियम की खोज किसने की थी? कैपलर ने किया था। कब? 1571 से 1630 ईस्वी। ग्रहीय कक्षाओं के नियम की खोज, इनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, खगोल कैपलर जी को। अगला क्वेश्चन है कि नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में और मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी है। उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बारे में रिसर्च करना। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बारे में रिसर्च करना जो है इसका उद्देश्य आपका। ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों भूगोल की इस क्लास में ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए थे और ये बिहार परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। आप इसे जरूर नोट करिएगा। इसे आप अगर नजरअंदाज करेंगे तो समझिए अपने करियर के प्रति खिलवाड़ करेंगे आप। ठीक है, तो इसे आप जरूर नोट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे आप शेयर भी करेंगे, जिससे और भी बच्चों को ये चीज़ मिल सके। ठीक है, तो अब आप हमें विदा दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ और भूगोल की ये जो अगली टॉपिक है उसके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।